हरियाणा की रहने वाली एक मशहूर मॉडल जो अचानक 14 जून 2025 से लापता हो जाती है। घर वाले पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस को लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। पुलिस हर वो नामुमकिन कोशिश करने की कोशिश करती है जिससे उस मॉडल के बारे में कुछ जानकारी पता चल सके कि आखिर वो मॉडल कहाँ गई है, किस हालत में है। ऐसे बहुत सारे तफ्तीशें चल रही होती हैं। इसी बीच 2 दिन के बाद पुलिस को खबर मिलती है हरियाणा के ही एक नहर से एक महिला की लाश बरामद की गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस की पूरी टीम उस घटनास्थल पर पहुंचती है। उस नहर से लाश को निकाला जाता है। जैसे ही लाश बाहर निकल करके आती है, पता लगता है ये किसी महिला की लाश है। पुलिस लाश की शिनाख्त करवाने की कोशिश कर रही होती है तो पता चलता है एक महिला के शरीर पर, उसके छाती पर एक टैटू बना हुआ है और उसके बाह पर एक टैटू बना हुआ है। बाह पर जो टैटू बना था, उस टैटू के आधार पर यह पता चल जाता है कि ये वही मशहूर मॉडल एक्टर है जिसकी पुलिस 2 दिनों से तलाश कर रही थी। जैसे ही पुलिस को ये मशहूर मॉडल की मृत्यु की खबर पुलिस को पता लगती है, पुलिस तुरंत उस घर वाले को सूचना दे देती है। घर वालों की सहमति से लाश को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में जब लाश के मरने की वजह और बहुत सारी चीज़ें तफ्तीश की जाती है तो इसमें पता चलता है कि इस महिला को बहुत ही निर्मम तरीके से चाकुओं से घोंपकर हत्या की गई है। और हत्या जो है वो लगभग 14 जून को ही कर दी गई थी और हत्या करने के बाद इसे नहर में बहा दिया गया था। जब ये तफ्तीश पुलिस के सामने निकल कर के आती है, पुलिस अपनी और जो जांच है वो बढ़ाना शुरू कर देती है। पुलिस की जांच में बहुत सारे ऐसे खुलासे होने शुरू हो जाते हैं जिससे हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस मॉडल की हत्या किसने की है, किस वजह से की है और कब की है। ये बहुत सारे सवाल थे जो लोगों के मन में थे, उस मॉडल के तमाम चाहने वालों प्रशंसकों के मन में थे, जिसे पुलिस ने लगभग 2 दिनों में पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना हरियाणा के पानीपत की है। हरियाणा के पानीपत की एक मॉडल है जिनका नाम है शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी। बताया जा रहा है इनकी उम्र लगभग 24 साल है और ये अचानक 14 जून 2025 से लापता हो गई थी। बताया ये जा रहा था कि ये शूटिंग करने गई थी किसी पार्टी या प्रोग्राम वगैरह का, और एक गांव में गई थी, वहाँ से ये लापता हो गई है। और जब इनकी जो बहन है, इनकी बहन पुलिस में सूचना देती है कि हमारी बहन जो है वो 14 जून 2025 से लापता है, तो पुलिस तफ्तीश में जुटती है। पुलिस की तफ्तीश में कोई जानकारी 2 दिनों तक नहीं मिलती है, लेकिन फिर अचानक 16 जून को पुलिस को सूचना मिलती है सुबह के लगभग 10 बजे। हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा में रिलायंस नहर में एक महिला की लाश मिली है। जब लाश की शिनाख्त की जाती है तो ये लाश उसी सिम्मी चौधरी की होती है। सिम्मी चौधरी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू में लिखा था विशाल करके। विशाल से उस महिला की शिनाख्त होती है। सिम्मी चौधरी की जो बहन है, उस बहन को बुलाया जाता है लाश की शिनाख्त करवाने के लिए। और शिनाख्त जब होती है तो जो सिम्मी चौधरी की बहन थी नेहा, वो बताती है कि हाँ ये मेरी ही बहन है। और जब पुलिस को पहली दफ़ा में बहुत सारी चीज़ें पटी लगती हैं, क्योंकि जब लाश नहर से पुलिस ने बरामद की थी तो महिला के गले पर ऐसा लग रहा था किसी चाकुओं से गोदा गया है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम में बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं। पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल के क्रम में पता लगता है कि जो सिम्मी चौधरी है वो आखिरी बार एक व्यक्ति से मिली थी जिसके यहाँ वो काम करती थी। अब उस व्यक्ति के बारे में पुलिस पता करने की कोशिश करती है और ये जो जानकारी थी, ये जानकारी सिम्मी चौधरी की जो बहन है नेहा, उन्होंने ही पुलिस को दी थी। नेहा ने कहा था कि 14 जून 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास में उनकी बहन सिम्मी चौधरी ने उन्हें वीडियो कॉल करके बताया था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड मतलब सुनील जो है वो उसके सेट पर आया हुआ है जहाँ पर वो शूटिंग कर रही है और वो ज़बरदस्ती कर रहा है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। ये दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रही थी बहन, उसी बीच वीडियो कॉल कट जाता है और उसके बाद से उनकी बहन लापता थी। तो नेहा ने सीधा आरोप सुनील पर लगाया था। अब जब पुलिस सुनील को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो पता लगता है सुनील का भी कार का उसी रात एक्सीडेंट हो गया था जिस रात सिम्मी चौधरी गायब हो गई थी। यानी 14 जून को ही रात को सुनील के भी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी जो भी कार, उसकी
जो कार थी वो भी नहर से बरामद की गई थी। जब पुलिस वहाँ नहर पर पहुँचती है तो तफ्तीश करने की कोशिश करती है, तो नहर में जिस तरीके से कार अंदर गई थी वो चीज़ें लेकर के पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। अगर नहर के बगल से कोई सड़क गई है और अगर सड़क से कार उछल करके नहर में गिरती है तब तो सीधा गिरेगी। धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था पुलिस को, चक्के के जो चलने का स्टाइल था उस स्टाइल से पुलिस को पता लगता था कि कार जो है धीरे धीरे नहर में बाकायदा उतारी गई है। तो पुलिस की जो शक था वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाता है। वो सुनील को अपनी हिरासत में लेने की कोशिश करती है, तो पता लगता है कि सुनील जो है वो एक्सीडेंट का बहाना बना करके अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल से जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो शुरू में वो कई सारी चीज़ें घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सब सारी चीज़ें जो बताता है वो सुन करके पुलिस भी हैरान थी। सुनील से पूछा जाता है कि आखिर तुमने शीतल यानी सिमी चौधरी की हत्या कैसे की है, तो वो बहुत सारे खुलासे करता है, बताता है पहले शीतल के बारे में कि शीतल जो थी लगभग हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है और 9 साल पहले इसका सोंदापुर के संदीप से शादी हुई थी। शादी होने के बाद बताया जा रहा है शीतल के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। शीतल को शुरू से मॉडलिंग का और रील्स वगैरह बनाने का शौक़ था, तो वो इन शौक़ के चलते बच्चों पर और अपने पति पर ध्यान नहीं देती थी। इस वजह से धीरे धीरे पति यानी संदीप से शीतल की अनबन शुरू हो जाती है। अनबन शुरू होने के बाद अब जो पति था वो थोड़ा सा दूर दूर रहने लग जाता है और शीतल मजबूरन अपने पति से तलाक लेती है। जो बच्चे थे दोनों वो संदीप के साथ ही रहने लग जाते हैं। अब शीतल जो थी अब अपनी मॉडलिंग को लेकर के, रील्स को लेकर के, अपनी जो शौक़ थे उसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और बताया जा रहा है कि लगभग 6 महीना पहले वो एक्टिंग वगैरह में, मॉडलिंग वगैरह में उतरती है और इसी बीच उसको थोड़ा सा पारिवारिक खर्च वगैरह चलाने के लिए काम की ज़रूरत थी। और वो काम के सिलसिले में करनाल के मॉडल टाउन में एक सुकून होटल करके उस होटल में वो काम करना शुरू कर देती है। जब वो काम कर रही होती है उसी बीच जो होटल का मालिक था वो मालिक सुनील था। सुनील से धीरे धीरे इसकी जान पहचान शुरू हो जाती है, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मिलना जुलना, घूमना फिरना साथ में, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप भी चालू हो जाता है दोनों का एक दूसरे के साथ। नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है और नज़दीकियाँ इस हद तक बढ़ती है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को धोखा दे करके शीतल के साथ अपनी लाइफ गुजारने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो शीतल पर शादी का दबाव बनाने लग जाता है। शीतल शुरू में तो बहुत ज़्यादा उसकी क्लोज थी, लेकिन जब शीतल को ये बात पता चलती है कि सुनील जो है वो पहले से शादीशुदा है और उसकी जो लाइफ है वो सेट है, तो वो सुनील से दूरी बढ़ाना शुरू कर देती है। सुनील कभी कभी सुनील का फ़ोन नहीं उठाना या उसकी बातों का जवाब नहीं देना, मिलना तो उस तरीके से ना मिलना जिस तरीके से पहले मिला करती थी। ये बातें जो थी सुनील को थोड़ा सा नागवार गुजरती थी, उसे इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और वो इन चीज़ों के लिए लेकर के सिमी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहा था। लगभग 4 महीनों से वो प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग के तहत वो 14 जून को शीतल को, जहाँ पर शीतल शूटिंग कर रही थी, शीतल यानी सिमी चौधरी जहाँ पर वो शूटिंग कर रही थी, अहर गांव में बताया जा रहा है वहाँ पर शूट चल रहा था। वहाँ पर सुनील पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो शीतल से कहता है कि शीतल चलो तुमको मेरे साथ चलना है। शीतल वहाँ पर विरोध करती है, लेकिन सुनील की ज़बरदस्ती के कारण, कई बार वो उसकी ज़बरदस्तियाँ हमेशा होती रहती थी तो वो ज़बरदस्तियों में हार जाती थी, तो मजबूरन उसे सुनील के साथ जाना पड़ता है। जाने के बाद ये दोनों पानीपत शहर में घूमते हैं, काफ़ी होटल वगैरह में भी जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। उसके बाद ये लोग घूम टहल रहे होते हैं। उसी बीच शीतल के मोबाइल पर उसका जो नया बॉयफ्रेंड था, उस नया बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। नया बॉयफ्रेंड मतलब विशाल का फ़ोन आता है। विशाल के साथ बताया जा रहा है कि शीतल की नज़दीकियाँ हाल फिलहाल 3-4 महीने से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था और शीतल उसके साथ नई लाइफ शुरू करने के बारे में सोच रही थी। अब ये जो सारी चीज़ें थी उस कार में घट रही थी जिस कार में ये लोग घूम रहे थे। विशाल का फ़ोन आता है, शीतल बात करना शुरू कर देती है तो सुनील विरोध करता है, लेकिन शीतल नहीं मानती। इसी बीच दोनों के बीच में झगड़ा होता है और सुनील पहले से ही अपने कार के डैशबोर्ड में एक
चाकू रखा हुआ था वो चाकू निकालता है और शीतल के ऊपर हमला कर देता है। हमला बहुत ज़ोरदार करता है, उसके गर्दन को छेद देता है। छेदने के बाद उसकी छाती को, उसके बाहों को लगभग 8-9 बार जख्म देता है। जख्म देने के बाद जब उसे लगता है कि अब ये मर चुकी है तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत वो लगभग 1 घंटे शीतल की लाश को लेकर के पूरे शहर में घूम रहा होता है। घूमने के बाद उसे ख्याल आता है कि क्यों ना इस जो पूरी घटना है इसको दुर्घटना दिखाया जाए, एक्सीडेंट दिखा करके मैं भी बच जाऊंगा। और इस कड़ी में वो गाड़ी को नहर के पास ले जाता है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करता है और शीतल की लाश को नहर से गाड़ी से निकाल करके नहर में बहा देता है। और जिस कार में वो खुद बैठा हुआ था उस कार को वो धीरे धीरे बैठे बैठे ले जा करके नहर में धीरे धीरे कुदा देता है। कुदाने के बाद वो अच्छा तैरने वाला था, वो वहाँ से तैर करके बाहर आ जाता है। बाहर आता और एक्सीडेंट का बहाना बना करके अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अब ये सारी जो चीज़ें थी, दुर्घटना उसकी बहुत ज़्यादा दिन तक प्लानिंग चलती नहीं है। धीरे धीरे पुलिस को इसके बारे में पता लग जाता है और जो वहाँ के एसपी हैं भूपेंद्र सिंह, इन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। सुनील को जब गिरफ्तार किया गया तो ये उसने पूरी घटना की जानकारी दी है। पुलिस को सबसे पहला शक हुआ था जिस तरीके से कार उस नहर में गिरी थी, नहर में गिरने को लेकर के कार का जो तरीका था वो थोड़ा सा अटपटा था और इस आधार पर पुलिस को सबसे पहले शक हुआ था। और जो सिमी चौधरी थी, उनकी जो बहन थी, बहन ने भी जिस तरीके से बताया था कि आखिरी बार सुनील और सिमी दोनों एक साथ गए थे, तो इस आधार पर भी पुलिस असली मुजरिम तक पहुंचती है और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में उसे पेश करेगी, कोर्ट के द्वारा जो सज़ा मिलेगी वो सुनील को भुगतना पड़ेगा। इस कहानी और घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। ऐसी कहानियाँ और जो किस्से हमारे समाज में घटित होते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।